नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने आधुनिक भारतीय इतिहास से संदर्भित एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लेकर प्रस्तुत हूं। इससे पहले कि हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें, जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से आप पीडीएफ प्रारूप में किताबें, नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स को भी समय समय पर प्राप्त करते रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन जुड़ सकें। दूसरी चीज़, आपके पास सिर्फ 20 सेकंड का समय होगा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए और 20 सेकंड में आप चैट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस ऑनलाइन टेस्ट के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? विकल्प ए है द्वारकानाथ टैगोर ने, बी है हरिश्चंद्र मुखर्जी ने, सी है आनंद बोस ने और डी है राधाकांत देव ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। संस्था के अन्य प्रमुख नेता थे प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधाकांत देव आदि। तो ये सब लोग लैंड होल्डर सोसाइटी के प्रमुख नेता थे। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंड होल्डर सोसाइटी से संबंधित नहीं था? विकल्प ए है प्रसन्न कुमार ठाकुर, बी है राधाकांत देव, सी है द्वारकानाथ टैगोर और डी है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों में से एक थे। बाकी तीनों आप देख सकते हैं, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर, ये सब लैंड होल्डर सोसाइटी से संबंधित थे। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। फिरोज शाह मेहता लैंड होल्डर सोसाइटी से संबंधित नहीं थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संदर्भित थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1843 ईस्वी, बी है 1848 ईस्वी, सी है 1852 ईस्वी और डी है 1854 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और इस संस्था की स्थापना में भी द्वारकानाथ टैगोर की अहम भूमिका रही थी। संस्था ने अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास किया और इस संस्था के सदस्य अंग्रेज भी थे। अंग्रेज जॉर्ज थॉमसन ने इस संस्था की एक बार अध्यक्षता भी की थी। तो इस प्रकार से 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के प्रयास से हुई थी। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 28 अक्टूबर 1855 ईस्वी, बी है 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी, सी है 15 नवंबर 1851 ईस्वी और डी है 15 नवंबर 1855 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है
विकल्प बी 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और इस संस्था के संस्थापक सदस्यों में राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर और हरिश्चंद्र मुखर्जी प्रमुख रूप से शामिल थे। यह संस्था भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर स्थापित की गई थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? विकल्प ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बी है दादा भाई नौरोजी ने, सी है शिशिर कुमार घोष ने और डी है बदरुद्दीन तैयबजी ने। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 26 जुलाई 1876 ईस्वी को आनंद मोहन के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। इंडियन एसोसिएशन तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। किसके सहयोग से? आनंद मोहन बोस के सहयोग से। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 6वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? विकल्प ए है कलकत्ता में, बी है बंबई में, सी है लंदन में और डी है मद्रास में। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किया था और इस संस्था को स्थापित करने का मूल उद्देश्य तत्कालीन भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना था। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1890 ईस्वी में, बी है 1888 ईस्वी में, सी है 1884 ईस्वी में और डी है 1882 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी और इस मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कई लोगों ने अहम योगदान दिया था। इसमें एवी राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, इन सब के प्रयासों से यह संस्था स्थापित हुई थी और इस संस्था का मूल उद्देश्य था स्थानीय संगठनों व संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करना। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? विकल्प ए है देवेंद्र नाथ टैगोर ने, बी है महादेव गोविंद रानाडे ने, सी है पी आनंद चार्लू ने और डी है ए वी राघव चेरियार ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1877 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी होगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1877 ईस्वी में की गई थी और इस संस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था जनता में राजनीतिक चेतना का संचार करना। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, इंडिया लीग की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1875 ईस्वी में, बी है 1877 ईस्वी में, सी है 1880 ईस्वी में और डी है 1882 ईस्वी में। तो इंडिया लीग की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। विकल्प ए आपका यहां पर सही है।
1875 ईस्वी में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी और इस इंडिया लीग का सबसे प्रमुख उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1885 ईस्वी में, बी 1886 ईस्वी में, सी है 1887 ईस्वी में और डी है 1888 ईस्वी में। तो 1885 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और इसे स्थापित करने में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और के टी तैलंग ने महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। तो विकल्प आपका यहां पर सही है 1885 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है, यह कथन है। विकल्प है लॉर्ड कर्जन का, बी है लॉर्ड मैकाले का, सी है रैमजे मैकडोनाल्ड का और डी है जेम्स सदरलैंड का। तो वास्तव में यह कथन है आपका रैमजे मैकडोनाल्ड का। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रवाद को अंग्रेजी शासन की देन बताया था और इसी परिप्रेक्ष्य में रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था कि भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें खुद हमने उनके सामने रखा। भारत का वर्तमान बौद्धिक और नैतिक हलचल हमारे कार्य की निंदा नहीं वरन प्रशंसा की बात है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, कांग्रेस लोगों का समूह शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। विकल्प है उत्तरी अमेरिका के इतिहास से, बी है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, सी है इंग्लैंड के इतिहास से और डी है दक्षिणी अमेरिका के इतिहास से। तो कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के इतिहास से हुई है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्तरी अमेरिका के इतिहास से हुई है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। विकल्प ए है भारतीय राष्ट्रीय संघ, बी है भारतीय राष्ट्रीय संगठन, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डी है भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसे ही कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था माना जाता है और इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का विचार सर्वप्रथम लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। भारतीय राष्ट्रीय संघ ही बाद में चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में परिणत हो गई थी और उसमें अहम भूमिका अदा की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। भारतीय राष्ट्रीय संघ यह जो है कांग्रेस की पुरोगामी संस्था थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? विकल्प ए है दादा भाई नौरोजी ने, बी है गोकुल दास ने, सी है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने और डी है लॉर्ड डफरिन ने। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन ने। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न है, किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है? विकल्प ए है भाषा प्रकाशन सभा, बी है लैंड होल्डर सोसाइटी, सी है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन और डी है भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ ही बाद में चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में परिणत हो गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? विकल्प ए है दादा भाई नौरोजी, बी है काशीनाथ तेलंग, सी है वी राघवाचारी
और डी है NG चंद्रावरकर। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया था। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखने का सुझाव दिया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, बी है 25 नवंबर 1885 ईस्वी, सी है 22 दिसंबर 1885 ईस्वी और डी है 20 दिसंबर 1885 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कहां हुई थी? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए है बिपिन चंद्र पाल, बी है एस सुब्रह्मण्यम, सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी है दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष घोषित किया गया था। तो ये गौरव इन्हीं को प्राप्त है। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? विकल्प है पुणे में, बी है बंबई में, सी है कलकत्ता में और डी है मद्रास में। देखिए, बात अगर कांग्रेस के अधिवेशन की जाए तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। वास्तव में यह अधिवेशन पहले पुणे में आयोजित होना था, लेकिन पुणे में भयंकर अकाल पड़ जाने के कारण अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया 1885 ईस्वी में। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? विकल्प ए है 72 सदस्यों ने, बी है 75 सदस्यों ने, सी है 82 सदस्यों ने और डी है 90 सदस्यों ने। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प ए 72 सदस्यों ने। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और इन 72 सदस्यों में प्रमुख सदस्यों की अगर बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह, एदलजी वाचा, काशीनाथ तैलंग, बी राघवाचारी, NG चंद्रावरकर और एस सुब्रह्मण्यम, ये सब इसके प्रमुख सदस्य थे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां प्रश्न है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ? विकल्प ए है मुंबई में, बी है दिल्ली में, सी है कलकत्ता में और डी है मद्रास में। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 22वां प्रश्न है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? विकल्प ए है 343 प्रतिनिधियों ने, बी है 607 प्रतिनिधियों ने, सी है 1248 प्रतिनिधियों ने और डी है 900 प्रतिनिधियों ने। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 343 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जबकि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और चौथे अधिवेशन में जो इलाहाबाद में आयोजित किया गया था उसमें 1248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, दूसरे अधिवेशन में 343 सदस्यों ने हिस्सा लिया था
तीसरे में 607 लोगों ने हिस्सा लिया था और चौथे में 1248 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प आपका क्या सही है? ए 343 प्रतिनिधि। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 23वां प्रश्न है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ? विकल्प है बंबई में, बी है मद्रास में, सी है कलकत्ता में और डी है दिल्ली में। तो इसका सही जवाब है आपका मद्रास में। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था, जिसमें कुल 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न है, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहां हुआ था? ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था, विकल्प है इलाहाबाद में, बी है कलकत्ता में, सी है मद्रास में और डी है बंबई में। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहां हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था और इसमें 1248 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न है, कांग्रेस का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? विकल्प ए है दादा भाई नौरोजी को, बी है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, सी है लॉर्ड डफरिन को और डी है महात्मा गांधी को। तो कांग्रेस का वास्तविक संस्थापक माना जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, जिन्हें हम ए ओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं और कांग्रेस के यही पहले सचिव भी थे। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 26वां प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया था? विकल्प ए है प्रथम अधिवेशन में, बी है द्वितीय अधिवेशन में, सी है तृतीय अधिवेशन में और डी है चतुर्थ अधिवेशन में। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, जो कि बंबई में आयोजित हुआ था, में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि द्वितीय तृतीय और चतुर्थ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा लिया था। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 27वां प्रश्न है, कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। कांग्रेस के संदर्भ में ये किसका कथन है? विकल्प ए है लॉर्ड कर्जन का, बी है लाला लाजपत राय का, सी है अश्वनी कुमार दत्त का और डी है लॉर्ड डफरिन का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। ये लॉर्ड डफरिन का कथन है। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 28वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, यह कथन है। विकल्प है लॉर्ड कर्जन का, बी है लॉर्ड डफरिन का, सी है लॉर्ड इरविन का और डी है लॉर्ड लैंसडाउन का। तो इसमें सही जवाब है आपका विकल्प ए, लॉर्ड कर्जन का कथन है ये। लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा है? विकल्प ए है लॉर्ड कर्जन ने, बी है लॉर्ड डफरिन ने, सी है लॉर्ड रीडिंग ने और डी है लॉर्ड लैंसडाउन ने। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, लॉर्ड कर्जन ने ही कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन की संज्ञा प्रदान की थी। आइए बढ़ते हैं अपने 30वें प्रश्न की तरफ और आज के इस प्रैक्टिस सेट का यह आखिरी प्रश्न भी है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह किसका कथन है? विकल्प ए है लॉर्ड डफरिन का, बी है लाला लाजपत राय का, सी है बाल गंगाधर तिलक का और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी,
बंकिम चंद्र चटर्जी का यह कथन है। उन्होंने ये कथन कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त किया है इस प्रैक्टिस सेट में। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। देखिए, अगर 1-2 प्रश्न 4 प्रश्न आपसे गलत भी हो रहे हैं तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार आप टेस्ट देते रहेंगे तो एक समय आएगा जब आप 100% प्रश्नों को सही कर पाने में सक्षम होंगे। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप लगातार टेस्ट देते रहिए और अपने को सुधारते रहिए, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी चीज जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, जितने प्रश्न पत्र यहाँ पर पीडीएफ प्रारूप में आपको हल करवाए जा रहे हैं, इनको अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीकेटी एजुकेट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम पर जाकर के पीकेटी एजुकेट सर्च करेंगे तो वहां पर आपको चैनल मिलेगा और आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और उस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप वहां से बेहतरीन कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे और यहाँ तक कि महत्वपूर्ण किताबें भी मिलेंगी प्रत्येक विषय की। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट जिसे हम लोगों ने हल किया। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।